हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आप लोगों के जो भी डाउट्स थे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आज उसका सोल्यूशन दूंगी मैं। और इवन पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे फाइंड आउट करें, मतलब कैसे आप सर्च करना, ये मैंने सब वीडियो बना दिया है। आंसर की और ऑब्जेक्शन के लिए, जो कि ना आंसर की डिक्लेयर हुई है ना ही आपत्ति के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए कोई टाइम दिया गया था। तो इसके लिए प्रोसेस बता दिया गया है, वीडियो में अपलोडेड है कि आपको कैसे करना है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाना है मंडे को, एनी हाउ ये काम हो जाना चाहिए, 10 से 15 लोग जाना है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको और जो भी सजेशन होगा मेरे पास, वो मैं आपको दे दूँगी। तो आप लोग समझ करके वो काम कर लेना, मतलब वहाँ जाना है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, जो मैंने प्रोसेस बता दी है पहले भी, ठीक है ना। और मैंने बता दिया है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आरएसी को कैसे क्लियर करें, उसके टिप्स भी हमने अपलोड कर दिया। ये सब सेपरेट वीडियो में है ना। तो मैं एक ऐसा करूँगी, कंबाइंड वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग का अच्छा रहेगा, आपको मतलब समझ में भी आ जाएगी कैसे क्या करना है। चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम पहला डाउट देखेंगे। टिड्डू, आई डोंट नो मैं क्लियर नेम प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सॉरी यदि मैंने टिड्डू जी का नाम वो लिया है। तो मैम, बीयू और विक्रम यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दोनों में मिलेगी, तो किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी? देखिए, बीयू में एस सी एस टी जो होते हैं उनको मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, आफ्टर आरडीसी। आपकी आरडीसी क्लियर हो जाएगी तभी एस सी एस टीओं को मिलेगी, है ना। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, मतलब अपने कहीं ना कहीं आपको भागम दौड़ी करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 9,600 कुछ मिलती है। आई डोंट नो ये कि मतलब ईयरली मिलती है कि पर मंथ मिलती है, ये मुझे क्लियर नहीं है। हाँ, और यू आर वालों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। एक साल पहले तो कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, अभी कोई नया कुछ वो आ गया हो, नियम आ गया हो, तो ये मुझे नहीं पता। लेकिन यू आर वालों को नहीं मिलती है। 75% तो यही है कि नहीं मिलती है। और वैसे थोड़ा बहुत ही मतलब डिफरेंस होगा विक्रम यूनिवर्सिटी और बीयू में। तो आप लोग का जैसा आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लें, ठीक है। वैसे तो ओबीसी वालों को भी मिलती है आफ्टर आरडीसी, जिन लोगों का नेट क्वालिफाई है तो शायद उन्हें यूजीसी के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि कैसे इसको, लेकिन आफ्टर आरडीसी। आरडीसी मतलब रिसर्च डिग्री कमेटी, जो आपका टॉपिक एकदम फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ इसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आपका कोर्स वर्क हो जाएगा, कोर्स वर्क एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपकी आरडीसी हो जाएगी, तब जा कर के आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। तब से स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो जेआरएफ वाले हों, चाहे वो एससी एसटी हों, चाहे वो ओबीसी हों, है ना, सभी को आरडीसी के बाद ही मिलेगा। तो चलिए हम सेकेंड डाउट्स को देख लेते हैं। देवव्रत चौहान जी हैं, जो कि हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं। हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैं समझ लेती हूँ बस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्ग 2 में क्वालिफाई किया था, 107 नंबर थे, ठीक है ना। और हमने सुना था कि 50 पोस्ट डीपीआई में निकला हुआ था। हाँ, वो सच था, साइंस में, है ना। जनजाति विभाग में पोस्ट निकली हुई थी, थोड़ी सी ठीक निकली हुई थी। और यदि आपका नाम वेरिफिकेशन में आता तो आपको अप्लाई करना था। यदि आपने लिस्ट नहीं देखी तो कहीं ना कहीं गलती आपकी। यदि आपने लिस्ट देख ली होती और आपका नाम होता तो आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वो उन्हीं लोगों को लिया गया है, मतलब जिनको उनको इतना लगता है कि इतनी ही पोस्ट के लिए इतने ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन के लिए वो मतलब लिस्ट में नाम आया था। और वेरिफिकेशन के बाद फिर एक लिस्ट जारी की गई थी कि जो है मतलब ये हो गया इनका सिलेक्शन, और कुछ लोग वेटिंग में थे, है ना। तो जैसा जैसा मुझे जानकारी में है, यदि आपका लिस्ट में नाम था और आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो फिर गलती कहीं ना कहीं आपकी है। फिर आगे लिखते हैं कि क्योंकि जनजाति में आई थी, है ना, मतलब पोस्ट थी अप्रॉक्स 300 या 200 कुछ ऐसे थी पोस्ट। और क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन कराना होता है, आप बताइए। हमें लगा कि हाई नंबर लाने वाले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा था कि जिनका भी लिस्ट में नाम था वेरिफिकेशन के लिए, उन्हीं लोगों का वेरिफिकेशन कराना था, ठीक है।
104 में जिनका हुआ है वो शायद EWS हो या किसी UR गेस्ट में हो, है ना। 102 और EWS भी हो सकते हैं और या कि फिर गेस्ट में हो सकते हैं। इन तीनों ही कंडीशन में जनजाति में हो सकता है। यदि यदि ऐसा आपको नहीं दिख रहा है उनमें, ये देखिए कौन से संवर्ग से बिलोंग करते हैं, है ना। इस संवर्ग से बिलोंग करते हैं, UR से बिलोंग करते हैं और क्लियर मतलब क्रॉस लिखा होगा UR ओनली, तो कहीं ना कहीं फिर आप चूक गए। और यदि UR के साथ गेस्ट या कि EWS लिखा हुआ है तो गलती फिर आपकी नहीं है कि आपका वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया था। ठीक है, अब आ रही है शायद पोस्ट, थोड़ी पदों में वृद्धि होगी, तो अब यदि आपको वेरिफिकेशन में नाम आता है आपका तो प्लीज़ आप अप्लाई याद से कर लेना, वेरिफिकेशन करवा लेना। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। सेकंड लिखा हुआ इन्होंने, हमें फॉर्म फिल करते वक्त क्यों, है ना, क्योंकि MP पोर्टल पर जीवित पंजीयन अनिवार्य मांगा था, पास के ज़िले मुरैना से रिलेटिव्स। हाँ, ये सब सही किया आपने, है ना, कि डोमिसाइल नहीं है तो नहीं करा, आपका हो जाएगा, है ना। वर्ग 3 में 17 नंबर है तो ये है 75% चांसेस हैं आपके होने को। अभी B.Ed का कुछ चल रहा है यूपी में, जो भी रिज़ल्ट आया UP टेट का रिज़ल्ट आया है तो उसमें नंबर दिखा दिए गए हैं और आपका पास फेल दिखा दिया गया है, लेकिन रिज़ल्ट में थोड़ा कोर्ट केस की बात कही गई है। तो शायद B.Ed को 75% लग रहा है कि B.Ed को ना हटाए, 25% लग रहा है कि B.Ed को हट सकता है, B.Ed हट सकता है ना। तो यही है कि B.Ed हटा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका नहीं होगा। यदि B.Ed नहीं हटता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को भी लिया जा रहा है ना, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर होता है आपका डाउट। और एक बार आप मुझे बता देना कि याद से बता देना कि जो 104, 102, 195 नंबर वाले हैं क्या वो क्लियर UR वाले हैं कि UR गेस्ट हैं कि UR EWS हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग ही इनका सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि EWS तो 90 क्वालिफाई है। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा आप पूछ लेना मुझसे, कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। अब लेकिन बस यही है, भगवान से होप करें कि आपके 117 नंबर हैं और आप B.Ed को बाहर ना करें बस। UP में ऐसा चल रहा है, अब फिर जैसे राजस्थान में हुआ वैसा अब UP में भी हो रहा है, कहीं मध्य प्रदेश में ना हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे DSSB PRT में तो उन्होंने अलाउ करा है, B.Ed को कर दिया इसी बार, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप चिंता ना करें, आप मुझे ज़रूर ये वाली बात ज़रूर बता देना कि कहाँ पे नाम में क्या लिखा हुआ, उनके संपर्क में क्या लिखा, कैंडिडेट के संपर्क में। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड मतलब थर्ड डाउट ले लेते हैं। मैम, रिसर्च गाइड की लिस्ट और इंटरव्यू की डेट कब तक आएगी? रिसर्च गाइड की लिस्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगी, यदि इन्हें जल्दी कराना होगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को। और इंटरव्यू की जैसे गाइड की लिस्ट आएगी तो 15 दिनों के बाद इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं अपडेट देती रहूँगी। हाँ, यदि कभी मैं मिस कर गई अपडेट को तो कोई नया नोटिफिकेशन आता है व्यू के साइट में तो आप मुझे हिंट कर देना, तो मैं वीडियोस बना दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्लियरली समझा दूंगी आप सभी को कैसे क्या करना है। ठीक है ना। मैम, PhD में SC कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है क्या? यस, क्यों नहीं मिलेगी। आपको लोगों को तो स्कूल के टाइम से ही मिलती है, फिर PG फिर UG सब में मिलती है, तो ये तो हायर एजुकेशन हो गया ना रेखा जी, है ना, ये हायर एजुकेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं मिलेगी। आप SC हैं ST हैं तो निश्चिंत रहिए। हाँ, बस यही है कि RDC के बाद मिलेगी। RDC होता है जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है कि हाँ इसी टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है। मैंने RDC के बारे में बता दिया है कि RDC क्या होती है, कैसे हमें अपीयर करना होता है, कैसे हमें टॉपिक बनाना होता है, टॉपिक में क्या क्या टाइटल्स होते हैं, ये सब मैंने बता दिया। RDC में सिनॉप्सिस बनाते हैं। ठीक है रेखा जी। और ये कौन थे? विशाखा नागर जी, इनको मैंने बता दिया है। ठीक है ना। चौहान जी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं। मैम, हिंदी सब्जेक्ट में JRF हूँ, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है, एग्जाम्प्टेड लिस्ट में हिंदी सब्जेक्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। अच्छा,
और क्या लिखा ऊपर, मेरा ही नाम है, दिल्ली से हूँ, इसलिए एमपी जाकर पर्सनली किसी गाइड से मिलकर एनओसी नहीं ले सकता, है ना, इसीलिए प्लीज़ गाइड की लिस्ट और कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए। ये तो बीयू ही करवाएगा आपको वो नंबर और गाइड नेम, है ना। तो आप तो पहले एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के को ही कंसर्न लेटर कहते हैं। इधर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कंसर्न लेटर चलता है, जो कि मैंने उसका वीडियो बना दिया कंसर्न लेटर कैसे होता है, ठीक है। तो आप जो है अभी व्यू के साइट में सारा कुछ अपडेट होगा, तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर करके 15 दिनों के बाद गाइड की लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आप लोग जो भी हिंदी से होंगे सर, तो उनको आप टॉपिक बता देना और उनके अंडर में कर लेना मिश्रा जी, ठीक है। वैसे तो आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आरएसी के पहले आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, है ना, क्योंकि सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, फिर आपको आरएसी के लिए बुलाते हैं, फिर आपको फ़ीस जमा करवाते हैं, है ना। यही है कि आपको, आप सोचो ना कि दिल्ली से काम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, और अपना टॉपिक चूज़ कर लेना। यदि हिंदी में वैकेंट सीटें कम है तो आप ऐसा मत सोचो कि आप ही का हो जाएगा, ठीक है। जेआरएफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट पक्की होगी मिश्रा जी, ठीक है। बस यही कि टॉपिक अच्छा बनाइए, आप गाइड को अच्छे चूज़ कीजिए। हमीदिया कॉलेज है, वहाँ पे शायद आर्ट वालों के गाइड मिल जाते हैं। अब जब आना ना बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आरएसी से पहले, तो आप मिल लेना हमीदिया कॉलेज में सर लोगों से, तो थोड़ा सा हेल्प, थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। या फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भी 2-3 गाइड मिल जाएंगे हिंदी के, तो आप देख लेना। साहब भी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन बीयू के साइट में आएगी, आप टेंशन ना लें। चलिए, इस प्रकार की गड़बड़ी का विरोध का माध्यम बताइए कि कैसे किस प्लेटफॉर्म पर शिकायत की जा सकती है, आवाज़ उठाई जा सकती है। जो अन्य स्टेट से उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। मैंने इसकी वीडियो बना दी है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, ठीक है, और आंसर की के लिए कैसे शिकायत करनी है। और हाँ, जब आप जाएंगे मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी जाएंगे आप, तो थोड़ा टाइम से चले जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ में मीडिया, 2-3 मीडिया, जैसे आप दैनिक भास्कर मीडिया के रिपोर्टर मिल जाए, है ना, उनसे कांटेक्ट कर लेना। ऑनलाइन भी आप नंबर सर्च कर लेना और बोल देना कि इतने बजे आपको आना है, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। और मैंने सारा कुछ बता दिया है, वीडियो के लास्ट में आपको और भी अच्छे से बता दूंगी, सारी जानकारी दे दूंगी। आप वो ऑब्जेक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आवाज़ उठाने वाली बात कही गई है। चलिए, अब रोहित भाई जी के लिखते हैं, मैम मेरा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 46 नंबर आए हैं, तो अब आगे क्या प्रोसेस करना होगा। आगे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर आपकी पहले तो सबसे पहले गाइड की लिस्ट जारी होगी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट पे, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जा करके, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना दी है, और आप लोग देख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वैसे भी जब बीयू डिक्लेयर करेगा ना नोटिफिकेशन, तो उसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी रहती क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी आरएसी की डेट आएगी, उसी के दौरान आपको गाइड का नंबर भी मिल जाएगा, गाइड का कॉन्टेक्ट करने का 15 दिन समय मिल जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट कर लेना। और याद रखें 46 नंबर हैं तो ऐसा मत सोचें कि आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको टॉपिक और गाइड का कंसर्न लेटर होना चाहिए, तो 1% मतलब 99% चांसेस हो सकते हैं कि सिलेक्शन होने को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनके पास ना तो गाइड रहते हैं ना तो टॉपिक रहता है, तो इसलिए उनका चांसेस कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने इन सब का वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो जियो एकेडमी में देख लो, या कि फिर बीयू के साइट का नोटिफिकेशन का इंतज़ार करो, ठीक है। चलिए, मुकेश मालवीय जी लिखते हैं, मैम प्लीज़ बीयू भोपाल पीएचडी डाइट के रिज़ल्ट के बाद की फुल प्रोसेस बताइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने वीडियो बना दी है, अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं, या कि फिर मैंने एक कंबाइन वीडियो बना दूंगी आरएसी के बारे में, कोर्स वर्क के लिए, कोर्स वर्क एग्ज़ाम के लिए, फिर आरडीसी के लिए, है ना, आरडीसी में सिनॉप्सिस कैसे बनाते, ये सब का बता दूंगी, है ना। और डीआरसी नहीं होता, है ना, डीआरसी नहीं होता,
RDC रिसर्च डिग्री कमेटी बोलते हैं, उनमें मार्क्स का डिवीज़न कैसे होता है ये सब बता दूंगी, है ना। ऑर्डिनेंस 11 ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लें, एक बार अच्छे से रीड कर लें केयरफुली, यदि आप PhD को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैंने इसका वीडियो बना दिया है, और RAC के लिए भी बना दिया है, और RDC में मार्क्स का डिवीज़न कैसे होता है। RDC में मार्क्स का डिवीज़न नहीं होता है। आपको जो सिनॉप्सिस का जो टॉपिक होता है वो टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए, और कि कैसे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट लेके आता है ना, तो वो आपके उसमें टॉपिक में होना चाहिए। और आपका जो टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, कि आपका पॉलिटिकल साइंस है या केमिस्ट्री या फिजिक्स है या मैथ्स है तो उससे रिलेवेंट होना चाहिए। नहीं तो आप यदि केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो आप जूलॉजी का टॉपिक ले लिए हो, बॉटनी का टॉपिक ले लिए हो, नहीं, आपका पॉलिटिकल है या कि फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड ही लेना है। ठीक है, क्योंकि आप उसी में एग्ज़ाम पास किया है आपने। और हाँ, कोर्स वर्क में ज़रूर मार्कशीट बनती है, और उसमें 3 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, एक होता है आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, और फिर आपका होता है एक वाइवा होता है, एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, उसमें आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स को तो बता ही दिया है, फिर मैं एक वीडियो बना दूंगी अगेन, तो आप लोग देख लेना। और RDC में आपका टॉपिक कितना अच्छा है, सोसाइटी को कितना अच्छा आउटकम दे सकता है, और आपका टॉपिक में ही सब कुछ समाहित होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक में क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए टॉपिक, और तभी ऐसे मार्क्स मिलते हैं। वहाँ प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दूंगी, डोंट वरी। मैंने कहा है ना, जब तक आप लोग को PhD अवार्ड नहीं हो जाए तब तक मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी, और साथ में अभी नए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी भी मैं हेल्प करूँगी। ठीक है, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं इसका मैंने बता दिया है। आप वीडियो 1 2 3 4 वीडियो के बाद ये सिनॉप्सिस का बना दिया है, आप लोग देख लेना, बहुत अच्छे से बताया है। अगर रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हैं तो फाइनल सिलेक्शन पक्का मान के चले, या जिन लोगों ने सिर्फ क्वालिफाई ही क्या है उनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में चांस कितना हो सकता है मैं बता रही हूँ। जिनके पास कंसल्टेटर होगा, ठीक है, और टॉपिक अच्छा होगा, तो यदि, और जिनके पास ना तो कंसल्टेटर है ना तो गाइड है, तो नंबर, उस नंबर का क्या करेंगे, है ना। क्योंकि इंटरव्यू का मतलब क्या है, रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूंगी, वीडियो बना दूंगी कि RAC के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स का जो होता है, 100 मार्क्स का कितने पॉइंट्स आपके नंबर जोड़ते हैं। ठीक है ना, उसमें आपके नंबर से अभी कोई लेना देना नहीं, आपके इंटरव्यू का लेना देना है कि आप कितने पोटेंशियल हो इस रिसर्च को करने में। जब आपके पास ना तो टॉपिक है ना तो गाइड है, तो फिर कैसे मान जाए। हाँ, यदि आपके पास गाइड भी है, रिसर्च टॉपिक भी है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आपका ही सिलेक्शन होगा, और किसी को क्यों होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। और कुछ रेफरेंसेस, कुछ सोर्स रेफरेंस भी लगता है, ऐसा नहीं है कि, जैसे आप ये सोच लो, बड़े बड़े कॉलेजेस में जब VC और राज्यपाल का, मतलब VC का जब सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं सोर्स सिफारिश से ही सिलेक्शन होता है ना। जैसे मुख्य सचिव हो गए मध्य प्रदेश, या कि फिर कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, तो जो CM के मुख्य सचिव होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, उनमें भी सोर्स सिफारिश लगती है ना। तो हर जगह सोर्स सिफारिश है। जिनके 46 भी हैं, यदि वो उन सोर्स सिफारिश अच्छी लग गई और तो फिर उनका भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना सोचें। चलिए मैम, मैं हिस्ट्री से हूँ, मैं पास हो गए हूँ 47 नंबर से। अच्छा, वर्षा जी कहती हैं, ठीक है, आप पास हो गए हो, लेकिन हिस्ट्री में वैकेंसी बहुत कम है, और हिस्ट्री में पास होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और तो आप प्लीज़ आप कंसल्टेटर और गाइड कंफर्म कर लें, और गाइड इतना टॉपिक अच्छा रखें, है ना, क्योंकि जिनमें वैकेंट सीटें कम हैं उनमें चांसेस कम रहेंगे सिलेक्शन होने के, याद रखें आप। चलिए, और हल्के में नहीं लेना है PhD को, नहीं तो बाद की PhD फिर देख लेना क्या होगा। चलिए, धीरज जी कहते हैं, प्लीज़ मैम 1 मिनट। धीरज जी लिखते हैं, मैम प्लीज़ आप ये बताइए कि हमें मेल किया है तो आपको लगता है कि एक्शन लिया जाएगा, या कि, है ना, या आंसर की या रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करें एकजुट होकर। हाँ, प्लीज़ धीरज जी की सभी हेल्प करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग की भी सिचुएशन हो सकती है ऐसी,
तो वैसे तो मुझे नहीं लगता ये मेल पे लोग कुछ ऐसा रिप्लाई वप्लाई करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा एक एफर्ट था। वैसे आप लोग मंडे को जाइए सब लोग मिल करके, जो जो मैंने बोला है वही वही आपको सब लेके जाना है। और है ना, इसकी वीडियो तो मैंने बना दी थी। और मंडे को आप लोग मिल के जाइए, 10 से 15 लोग होना चाहिए। और अच्छा सा एप्लीकेशन लिखना, एजुकेटेड लेवल का एप्लीकेशन लिखना, जिसमें आपको उनको लगना चाहिए कि नहीं आप सच में जो है ऐसे उससे गुजर रहे हैं। और हाँ, जो चीज़ें ना उसको हाईलाइट कर देना कि आप ये चीज़ बताना चाहते हो। चलिए, और यही रिप्लाई में भी ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, है ना। गायत्री बाथम जी लिखती हैं, सॉरी यदि मैंने नेम थोड़ा सा यदि मिस्टेक कर दिया हो, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सो सॉरी यदि ऐसा हुआ हो तो। मैम पीएचडी के लिए टॉपिक कैसे चूज़ करें? डोंट अंडरस्टैंड, आई एम फ्रॉम जूलॉजी। अच्छा, तो गायत्री जी आप जो है ना डायरेक्ट साइंस में जाइए और गूगल स्कॉलर में जाइए, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको जूलॉजी से रिलेटेड। वहाँ से आप कम से कम पेपर को पढ़िए, है ना, 4 5 10 15 20 25 पेपर पढ़िए, जिसमें लगता हो कि इसमें गैप है। गैप का मतलब जैसे मतलब कुछ रिसर्च के कुछ पॉइंट्स रह गए हों, उनका आप ऐसे पहले क्या क्या कीजिएगा, जब आप डाउनलोड कीजिएगा रिसर्च पेपर, तो आप उनको पहले थोड़ा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, फिर रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट में क्या बचा हुआ है और क्या आगे के लिए बोल रहा है, या आगे क्या किया जा सकता है इस टॉपिक पे। तो उस पे कर सकते हैं आप, मतलब वैसे ले सकते हैं। या कि फिर आप जब गाइड की लिस्ट आएगी तो गाइड से भी सजेशन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप पहले से ही 2 3 4 टॉपिक पहले से ही क्लियर रखें, ठीक है। और जैसे साइंस डायरेक्ट हो गया, साइंस वालों की बात कह रही हूँ। और शोध गंगा में भी मिल जाता है साइंस वालों का, लेकिन मोस्टली शोध गंगा में आर्ट वालों का मिलता है। और कौन सा है, स्कॉलर, डायरेक्ट स्कॉलर है कुछ ऐसा करके। तो ये सब जर्नल्स नेम है, जर्नल्स नेम नहीं, ये सब वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो आप इन पे सर्च करना है आपको, ठीक है। और कुछ जो जर्नल्स हों, जर्नल्स को भी पढ़ें आप, और इसके अकॉर्डिंग टॉपिक लें। टॉपिक इतना रफ टॉपिक नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन हो, और ऐसा भी टॉपिक नहीं होना चाहिए कि जो है बहुत कम उस पर रिसर्च किया गया हो। जब जिसमें बहुत कम रिसर्च किया जाता है तो उसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि उसमें ना तो टूल्स का पता कि कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो चीज़ नहीं पता होती। तो कम से कम ऐसा हो कि जिसमें रिसर्च थोड़ा हुआ हो, है ना। मतलब 50% रिसर्च हो गया हो। और कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें 75 क्या 95% रिसर्च हुए रहते हैं, और उसी को बच्चे ले लेते हैं और वही वो कर लेते हैं, मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं इसी वजह से। तो आप ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए जिसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो, और ये हो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आशिफ आमिर जी लिखते हैं, मैडम कोर्स वर्क का सिलेबस है आपके पास तो वीडियो में अपलोड करो। हाँ, मेरे पास सिलेबस है कोर्स वर्क का, साइंस बैकग्राउंड का है मेरे पास सिलेबस, और मैं कोशिश करूँगी आर्ट बैकग्राउंड वालों का भी सिलेबस मिल जाए तो मैं एक साथ कोर्स वर्क का सिलेबस अपलोड कर दूँगी, है ना। तो आपको एक तरह का वो मिल जाएगा कि कैसे करना है। यदि आप साइंस से बिलोंग करते हैं या कि फिर आर्ट से बिलोंग करते हैं, तो एक होता है, कौन सा है, CR कोठारी शायद में, है ना, उतारी है, उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए यूज़ होता है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो बहुत इजी है टॉपिक्स उनके, तो आप तो ऐसे ही कर लेंगे। हाँ, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो पूरा जो आपने उसमें पढ़ा है, किसमें, PhD एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ा है, वही जो है पूरा सिलेबस है। चलिए मैं अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। चलिए, वर्षा धाकर जी एक बार फिर से लिखती हैं, है ना, इनका मुझे लगता है मन नहीं लगता है कि कैसे कैसे मैडम से पूछूं, मैं क्या क्या पूछ लूँ। चलिए अच्छी बात है। नंबर आए तो मैम, पर अब गाइड और इंटरव्यू कैसे होगा? मामा, मतलब मामा नहीं हूँ मैं, मैम लिखना चाहती है तो लेकिन मामा लिख देती है, हेल्प मी। ठीक है, आपको गाइड की लिस्ट जारी हो जाएगी। आप याद रखना, पहले आओ पहले पाओ वाली चीज़ रहेगी। यदि आपने गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट गाइड को आपने हायर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी एक हेल्प हो जाएगी। प्राइवेट को कर लिया तो ज़्यादा वो आपको चूसेंगे मतलब ज़्यादा आपसे पैसे ऐंठेंगे। वैसे तो क्योंकि अपन गवर्नमेंट वाले गाइड्स पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले गाइड पे क्या कंप्लेन करेंगे, वो तो बोलेंगे आपको देना ही पड़ेगा, आप क्या कर लोगे ऐसा करके, है ना। तो इंटरव्यू कैसे होगा? इंटरव्यू में क्या होता है, आप टॉपिक लेके जाओगे, है ना, 2 पेज का टॉपिक, मतलब टॉपिक बना के लेके जाओगे,
इसमें आपका टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद होगा ऑब्जेक्टिव। यदि आप साइंस नॉन साइंस से बिलोंग करते हो तो हाइपोथेसिस होगी, फिर मैथोडोलॉजी होगी, फिर कंक्लूजन होगा। यदि आप लोग साइंस से बिलोंग करते हैं तो उसमें होगा टॉपिक, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद मैथोडोलॉजी, फिर कंक्लूजन। ये कैसे आप सोसाइटी को इसमें वो मिल सकता है, मतलब बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। प्रियंका दाहिया जी लिखती है, मैम पीएचडी में सेकंड काउंसलिंग होगी क्या अगर सीट खाली रह जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री के रिजल्ट में बुरा आया है और 207 सीट्स हैं। सॉरी, यदि आपके 45% कम है नंबर तो चाह करके भी खाली सीटों में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। यानी 45, यदि SC ST OBC से बिलोंग करती है, यदि UR से बिलोंग करती है तो 50 से यदि कम परसेंटेज है तो सेकंड काउंसलिंग के लिए भूल जाइए। और इनका क्या होता है, केमिस्ट्री में 5 या 7 दिन चलता है इनका RAC का, सभी को ले लेंगे। यदि जिनका सिलेक्शन, जिनके 45% है या कि जिनके 50% है UR वालों के, यदि 207 हो रहे हैं तो सभी को ले लेंगे, डोंट वरी। वही खुद ही आपको सजेस्ट कर देंगे गाइड नेम, भले ही जैसा गाइड सजेस्ट करें, लेकिन गाइड सजेस्ट कर देंगे, डोंट वरी। यदि आप 207 के अंतर्गत आती हैं, मतलब अंडर में आ रही हैं और आपके पास टॉपिक है ना तो गाइड है, तो भी आपको ले लिया जाएगा, वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो चिंता ना करें। हाँ, यदि आपके 45% कम है और आप सोच रही हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सॉरी, नहीं हो पाएगा सेकंड काउंसलिंग का। तो फिर सोच ही दीजिए, वो एक ही बार करते हैं, सभी लोग एक ही बार सिलेक्शन कर देते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में और क्या क्या है। शिवानी शर्मा जी लिखती है, मैम मैं केमिस्ट्री से हूँ, मेरे 48 नंबर हैं, बट मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, दो नंबर कम है, क्या कोई होप है आगे, क्योंकि केमिस्ट्री में वैकेंट सीट ज़्यादा है। सॉरी शर्मा जी, बिना 50% के कोई होप नहीं हो सकता है। लेकिन दीपक जी जो है, जिन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने ज़रूर कहा है यदि आप लोग जा सको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी तो ऑब्जेक्शन के लिए, आंसर की के लिए आप बोल सकते हो, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको ही एफर्ट्स डालने होंगे, है ना। आपका हक यदि नहीं दिया जा रहा है, हक मतलब यदि जो भी उन्हें आंसर की देना चाहिए उन्होंने अपलोड नहीं करा है और ना ही ऑब्जेक्शन की डेट दी गई है, यदि आप ये सब प्रोसेस कर लेते हो, यदि आपके 2 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि 50 हो जाएंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि 207 सीटें हैं और यदि क्वालिफाई लोग कम हैं तो सिलेक्शन पक्का आपका। वो सेकेंड काउंसिल पर वेट नहीं करते काउंसलिंग का, वो तुरंत सिलेक्शन ले लेते हैं। 7 या 8 दिन चलता है आप लोग की RAC। यदि 207 के अंतर्गत आ जाएंगे आप, 50 आपके नंबर आ जाते हैं यदि ये सब ये प्रोसेस करने के बाद, तो फिर आपका हो जाएगा। लेकिन आपको एफर्ट्स डालने होंगे। आप मंडे को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ज़रूर चले जाइए, सभी का साथ दीजिए और आवाज़ उठाइए। आपके 2 नंबर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी PhD हो सकती है, तो सोचो कितनी खुशी मिलेगी शर्मा जी। तो एटलीस्ट आप इसकी चीज़ें, आप इसके लिए सोचिए ज़रा, है ना। मंडे को तैयार रहिए और जो एक गुट बना लीजिए, है ना, 10-15 लोगों का, और जाइए। फिर क्यों नहीं सुनेंगे, इतना अच्छा चांस नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए। अब सविता जी लिखती है, मैम हिंदी से एंट्रेंस पास हूँ, बट गाइड बताइए, RAC और इंटरव्यू पास होना है, प्लीज़ हेल्प करें, हम बैतूल से हैं। अच्छा, जी। आप गाइड के लिए व्यू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी गाइड लिस्ट जारी करेगा, और जब 15 दिनों के बाद गाइड की लिस्ट जारी होगी, फिर उसके 15 दिनों के बाद RAC की डेट या कि फिर इंटरव्यू की डेट जारी होगी, और उन्हीं गाइडों में से आपको गाइड चूज़ कर लेना है, या कि फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के भी गाइड चूज़ कर सकते हैं, या कि फिर आप अपने जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी को गाइड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक गाइड होना चाहिए आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ही, रिसर्च सेंटर जहाँ भी होगा आपका, तो वहाँ का भी आप चूज़ कर सकते हैं। हमीदिया हो गया, यदि आप, हाँ आप तो वो है ना, मतलब आर्ट वाली हैं, मतलब हिंदी वाली हैं, तो आप अपने उधर का भी देख लीजिए को गाइड, जिससे आपको आसानी हो जाए, वहीं आप रिसर्च करें और रिसर्च सेंटर इसका बना लें, क्या बोलते हैं, हमीदिया को बना लें। जो भी हो जल्दी करें, यदि ये पास हो गए और वैकेंट सीटें बहुत कम है तो। ठीक है, आपके उसमें। चलिए 1 मिनट,
इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए मैं बता दूंगी वीडियो में, डोंट वरी, ठीक है, चिंता ना करें सविता जी। और अरविंद जी लिखते हैं, मैम आपके द्वारा वीडियो में दिए गए नंबर्स पर कॉल किया था तो बोले कि आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो आपत्ति कैसे लगाएं, ये तो पूछा नहीं आपने। मंडे को जाएं आप सभी लोग, एप्लीकेशन लिखें और सभी लोग एडमिट कार्ड लेके जाना है और अपना स्कोर कार्ड और अपना एप्लीकेशन नंबर पीएचडी वाला और अपना क्वेश्चन पेपर सभी लोग लेके जाना है। और जो भी आपने हाँ, एक बात और याद रखना है कि आंसर मतलब आंसर टिक लगा लेना और कौन सी बुक से हैं और उनका एक पिक्चर क्लिक कर लेना कि कौन सा सही है। मतलब जो भी आपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए जिससे कि आप आपत्ति में प्रूफ कर सको कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। और अरविंद जी, यदि आप लोग सब लोग मिल कर के मंडे को जाते हैं तभी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, अदरवाइज़ घर पे बैठे कोई काम नहीं होने वाला और आपके हाथ से पीएचडी चली जाएगी और आपकी एक नंबर ही कम है ना। यदि इंग्लिश में कम पोस्ट है तो आपका हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पोस्ट है तो आपका हो जाएगा यदि 45 नंबर भी आ जाते हैं तो, है ना। तो यही है कि आप लोग सभी लोग मंडे को प्रयास करें, सभी लोग जाएं जिनके नंबर कम है या जिनके नंबर लगता है कि हमें और नंबर चाहिए थे, नहीं मिले हमें, ठीक है। वो बोल रहे हैं, एक मिनट, क्या लिखते हैं, धीरज जी लिखते हैं, मैंने कॉल किया था यूनिवर्सिटी में और बात भी करी है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है। अच्छा, तो काम किसका है, किसका काम है? आपने तो एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया और बच्चे फिर क्या करें जो दूर दूर रहते हैं? आप उन्हें अच्छे से बताना, वीसी को भी एक लेटर लिखना, रजिस्ट्रार को लिखना, एकेडमिक शाखा में जमा करना एक लेटर, और क्या, एक आईटी सेल में देना, सब जगह देना, तब जाके इनकी खटिया खड़ी हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ भी करते रहते। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बस ना आंसर की दी है और वो ऑब्जेक्शन के 1 घंटे दिया था, वो क्वेश्चन में जो आदि गलत सलत दिया हो तो उनको जो है सुधारने के लिए